गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज आपको पूरा ग्रीनरी मिलेगा, इस तरह से दिख रहा है, सामने भी इस तरह से ग्रीनरी है। तो ये जो प्रकृति का चित्र दिखाया जा रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पेपर में आज दिया हुआ है पॉइंट, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नीचे कि विश्व पर्यावरण दिवस कैसे मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और आज का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का क्या थीम है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्या क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है। अगर वीडियो आपने देखना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब दे देना और उसके बाद आगे बढ़ना। जब वीडियो समाप्त होगा तो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गया। पहला स्टेटमेंट है जल प्रदूषण अधिनियम 1974। बी हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980। तीसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। और डी हो गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आपको बताना है कि केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, जल प्रदूषण के द्वारा या फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा या वायु प्रदूषण एक्ट के द्वारा या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। देखो, फर्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिस्कस करना, कल हमने बताया था कि एक वर्चुअल समिट आयोजित हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उसके बाद जो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा हम डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट के द्वारा, वो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट 2020। यानी एक देश की सेना, ऑस्ट्रेलिया की सेना, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया देश है और ये इंडिया देश है। ऑस्ट्रेलिया देश की जो सेना होगी या जो नौसेना होगी वो इंडिया के बेस को यूज कर पाएगी, और इंडिया देश की जो नौसेना होगी वो ऑस्ट्रेलिया के जो है पोर्ट या बेस को यूज कर सकेगी। इसी तरह से इंडिया की जो है, मान लो अगर कोई जहाज़ जा रही हो उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो ईंधन भरवा पाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया का अगर ईंधन समाप्त हो जाता है किसी जहाज़ का तो वो इंडिया में भरवा सकता है। तो दोनों देश एक दूसरे के जो बेस है उस बेस का यूज कर पाएंगे, पोर्ट का यूज कर पाएंगे। क्लियर है। तो क्वाड में याद रखो, क्वाड में 4 देश हैं। क्वाड में 4 देश है, एक इंडिया हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक जापान हो गया, एक यूएसए हो गया। तो ये चारों कंट्री में इंडिया ने जो है ऑलरेडी 2 कंट्री के साथ ये समझौता कर लिया इस तरह का। एक तो हमने यूएसए के साथ कर लिया था 16 में, और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हम अभी कर रहे हैं, हम अभी कल किया है। जापान बचा हुआ, जापान के साथ भी होपफुली ये समझौता हो जाएगा। अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ था उसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ इसे कहा जाता है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ 2016 में साइन हुआ था, और इसके कारण अमेरिका का बेस का यूज हम लोग कर सकते हैं, नौसैनिक बेस का, और इंडिया का नौसैनिक बेस का भी यूज अमेरिका कर सकता है। देखो, अमेरिका ने इससे पहले विजन इंडिया 1935 लाया था। अमेरिका का जो है एक विजन है, विजन 2035, 2035 तक इंडिया के साथ किस तरह से संबंध स्ट्रांग हो, इसको लेकर के एक विजन प्लान लाया था ऑस्ट्रेलिया ने, जिसका नाम है विजन इंडिया 2035। इसी तरह से जो 2+2 वार्ता होगा, आपको याद होगा कि हमने अमेरिका के साथ वार्ता स्टार्ट किया है 2+2 वार्ता, और अमेरिका से पहले जो इंडिया वार्ता कर रहा है 2+2 मात्र 2 देशों के साथ कर रहा है, एक जापान के साथ और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। 2+2 वार्ता में क्या होता है कि भारत के मानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री संबंधित देश के, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री आपस में मिलकर वार्ता करते हैं। तो स्ट्रेटजी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, या राइट, सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि एक देश का विदेश मंत्री और एक देश का वित्त मंत्री
दोनों ही मिल करके सॉरी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, एक देश का विदेश मंत्री और एक देश का रक्षा मंत्री मिल करके वार्ता करते हैं, इससे ही कहा गया है 2+2 वार्ता, जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं और अमेरिका के साथ करते हैं। द्विपक्षीय संबंध क्या है? दोनों देश का जो संबंध है $20 बिलियन का है। ये सब जो पॉइंट है आपको लिखने के लिए, मेंस के लिए काम दे सकता है, कुछ क्वेश्चन पीटी में भी काम देता है। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा है, देखो ये क्वेश्चन कई जगह पूछा है कि विजन इंडिया 2035 क्या है, कई जगह प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा, राइट। तो ये वनडे एग्जाम में भी काम दे सकता है, मेंस में भी काम दे सकता है और प्रीलिम्स में भी काम दे सकता है। तो $20 बिलियन का अभी व्यापार होता है हमारे और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, और ये 4 गुना अधिक हो सकता है। इसके लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। लगभग $80 बिलियन का ये जल्दी हो जाएगा। भारतीय स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया गंतव्य है, एक अच्छा डेस्टिनेशन है। भारत के बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ाई करते हैं। और स्किल इंडिया मिशन, जिसका लक्ष्य था कि 2020 तक 2022 तक हमें 40 मिलियन लोगों को 400 मिलियन लोगों को यानी 40 करोड़ लोगों को 400 मिलियन लोग यानी 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा बहुत ही भागीदारी हो सकता है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे सैनिक संबंध भी हमारे हैं, हमारे बीच जो है कह सकते हो सेना का जो अभ्यास होता है वो भी होता है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड का सदस्य है, G20 में हमारा सहयोगी है, राइट। देखो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जाकर आपने देख लेना, अपना लक्ष्मीकांत की जो बुक होगी, लक्ष्मीकांत की किताब में जाकर पढ़ लेना स्पीकर की क्या भूमिका होती है। अक्सर हमने स्पीकर के विवाद को लेकर के देखा, स्पीकर का क्या विवाद होता है, इसको लेकर के अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको लेकर के जाकर आप अपने लक्ष्मीकांत बुक में देख लेना। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों के हितों को संतुलित किया जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट में गया डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट में जो है बोला जा रहा था कि जो कर्मी हैं, मान लो जो कर्मचारी हैं लॉकडाउन में काम नहीं कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इसको वेतन चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में वेतन उद्योग दे नहीं पा रहा था, राइट। यानी जो इंडस्ट्रीज़ है वो वेतन दे नहीं पा रहा, चूँकि उसका इंडस्ट्रीज़ बंद है और कामगारों को अपना घर चलाना है तो उसको भी वेतन चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में एक संतुलित निर्णय लिया जाना चाहिए, ये आग्रह किया अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, खास करके वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा और पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा। भारत के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का वर्णन है, चर्चा है, जो भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में सरकार का जो है पक्षधर होता है, सरकार का जो है अधिवक्ता होता है। यानी सरकार को अपना पक्ष अगर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रखना होगा तो वो अटॉर्नी जनरल ही रखेंगे। अटॉर्नी जनरल मुख्य अधिवक्ता होता है। महान्यायवादी वो व्यक्ति बनता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। वैसे भी याद रखना कि भारत के संविधान में अगर किसी पद का जिक्र है तो नॉर्मली उसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। हाँ, इसके काम का जो सहयोगी होता है उसके लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो तुषार मेहता है, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो इसके बिहाफ पे अटेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट। यानी जब मान लो कि सरकार का कोई काम है और अटॉर्नी जनरल अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में सॉलिसिटर जनरल जो है वो अटेंड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। संसद की कार्यवाही में उसे भाग लेने का अधिकार होता है। संसद की कार्यवाही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है, सारा काम कर सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, हर एक काम कर सकता है, बस वो मतदान नहीं करेगा, राइट। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि संसद की कार्यवाही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है,
संसद की किसी समिति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं करेगा। देखो ये याद रख लेना थोड़ा सा क्वेश्चन कि राजीव टोपनो गुजरात के हैं, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव रहे हैं। राजीव टोपनो वर्ल्ड बैंक के सलाहकार बने हैं। राजीव टोपनो वर्ल्ड बैंक के सलाहकार बने हैं। यहाँ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन का जो बारे में थोड़ा बहुत यहाँ दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ और फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था। देखो इसको भी एक बार पढ़ना, कल मैंने लंदन टॉप देख रहा था तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र था कि किस तरह से डब्ल्यू ने एक कंपनी के सजेशन पे HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है, जो काफ़ी पहले से इंडिया यूज करती है, WHO ने किसी कंपनी के सजेशन पे, किसी कंपनी के डाटा पे बिलीव करते हुए इस पे संदेह की स्थिति क्रिएट की थी, राइट। और वो कंपनी जिन्होंने डाटा दिया था, वो कंपनी में महज 4 से 5 लोग ही थे, महज 5 लोगों की वो कंपनी है। आप समझ सकते हो किस तरह से वो कंपनी डाटा दिया है, एक तरह से वो फर्जी कंपनी है, राइट। और इसके डाटा को मानते हुए WHO जो है इसको HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई को जो है संदेह की स्थिति से देख रहा था, विश्व पे इसको रोक लगाने की चर्चा कर रहा था। तो समझ सकते हो कि WHO किस तरह से वर्तमान में काम कर रहा है, राइट। तो WHO पे प्रश्न जो है खड़ा होना अनिवार्य। निसर्ग के बारे में कई बार हमने चर्चा किया है कि निसर्ग नाम दिया गया है, बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है, चक्रवातीय तूफान है और ये प्रभावित किया है महाराष्ट्र को और गुजरात को। मेजरली ये प्रभावित किया है महाराष्ट्र को। ओके, आज एडिटोरियल पे हम आ गए और आज का तीनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, अच्छा लिखा गया तीनों ही एडिटोरियल। जो पहला एडिटोरियल है इसके बारे में जाकर के आप डिटेल से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस का क्या पॉजिटिव पॉइंट है वो बताया गया और ये पॉइंट आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। ये मेंशन यहाँ से कर सकते हो कि भारत में लॉकडाउन की कंडीशन रही है। ऐसी कंडीशन में 2020 तक अभी तक हमने 3.5 लाख करोड़ की जो है तेल कम मंगाया है। तेल खर्चा जो होना चाहिए 3.5 लाख करोड़ कम खर्चा होगा 2020 में, यानी भारत सरकार के पास 3.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा, जो पैसा को भारत सरकार यूज कर सकेगा किसी कल्याणकारी योजना में या भारत की प्रगति में यूज कर पाएगा। 2020 में 3.5 लाख करोड़ रुपया इंडिया को सेविंग होगा, क्योंकि इंडिया इतना कम तेल मंगाएगा। क्लियर है। दूसरा जो है कि भारत में हर वर्ष 12 लाख लोगों की जान वायु प्रदूषण के कारण जाती है और कोरोना जिस तरह से हुआ है वायु प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है, हमने देखा है। और इसी तरह से रिपोर्ट है, ग्रीन पीस का रिपोर्ट है, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, ये याद रख लेना, कहीं पॉइंट लिख लेना, ये मेंस में कभी काम आएगा, कहीं भी काम आएगा। ये डाटा कोट कर सकते हो आप कि ग्रीन पीस के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष 11 लाख करोड़ का नुकसान होता है। यानी ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान प्रत्येक वर्ष होता है भारत को वायु प्रदूषण के कारण। और ये 11 लाख करोड़ रुपए अब सेव हो पाएगा, चूँकि वायु प्रदूषण का लगभग सॉल्यूशन हो चुका है, लगभग वायु प्रदूषण कम हो चुका है इंडिया में। कोरोना वायरस को लेकर के जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद ये प्रदूषण कम हो चुका है, पॉल्यूशन काफ़ी कम हो चुका है। तो 11 लाख करोड़ ये हो गया और 3.5 लाख करोड़ जो तेल में हम सेविंग कर रहे हैं, यानी 14.5 लाख करोड़ का एक तरह से इंडिया बचा रहा है। और इस पैसे का यूज हो सकेगा गरीबों के कल्याणकारी योजना को लेकर के, भारत की प्रगति को लेकर के, आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर के। तो अगर आपको मान लो कोरोना का कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखना है तो ये डाटा दोनों आप निश्चित तौर पे अपने बुक में जाकर, अपने क्वेश्चन में जाकर, अपने कॉपी में जाकर के, अपने नोट में जाकर के इसको लिख लेना, मेंशन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। मेन आर्टिकल हमारा ये है कि पर्यावरण को खतरे में डालते विकसित देश। देखो इसमें कई सारी चीज़ें की चर्चा की गई है। अगर देखोगे तो यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी चर्चा किया गया।
यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में भी चर्चा किया गया। तो थोड़ा सा हम बेसिक से देखते हैं कि आखिर ये स्टार्ट कब से होता है। देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है इसमें। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, वहाँ पे हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। इसका नाम दिया गया था जिसे यूएनसीईडी भी कहा गया, 1992 में हुआ था। तो इसमें जो है 3 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और 2 जो है एजेंडा को माना गया, 2 प्रिंसिपल को माना गया। 3 जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। इसका भी समिट हाल फिलहाल में इंडिया में हुआ है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को रोकने, जैव विविधता के लिए सम्मेलन हुआ था, किस तरह से जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 जो है इंस्टीट्यूशन की स्थापना यहाँ पे हुआ और 2 प्रिंसिपल की स्थापना हुआ। एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल है जिसके तहत वन हम अधिक से अधिक लगाते हैं, और एक एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम अभी अपना रहे हैं भारत में, 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था। तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो एजेंडा 21 के तहत होता है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल के तहत हम वन लगाने का काम करते हैं, और रेस्ट ये 3 संस्था की स्थापना की। इसी 3 संस्था में यूएनएफसीसी एक संस्था है जो महत्वपूर्ण संस्था है, और इसी संस्था के द्वारा, इस संस्था का मतलब है कि इस तरह से जो है ग्रीन इन्वायरमेंट, किस तरह से जो है कह सकते हो कि पृथ्वी जो गर्म हो रही है, CO2 जिस तरह से निकल रहा है देश में, उसको किस तरह से रोका जाए, राइट। देखो यहाँ पे एक आकलन है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ से समझ में आएगा। उसके बाद मैं एक अन्य रिपोर्ट पे जाऊँगा। 1750 औद्योगिक क्रांति की शुरुआत लगभग इसी समय में होती है। इस औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई, उसके बाद बहुत सारे जो देश है वर्तमान में, जो विकसित देश आज के समय में है, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे इटली हो गया, तो ये सारे के सारे जो विकसित देश है वर्तमान के, इन्होंने क्या किया कि उस समय में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ लगाई थी। तो वो अपने यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ लगा करके बहुत सारे कार्बन इमिशन किया, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उसी समय से करना शुरू कर दिया, राइट। तो इसके बाद जो है वर्तमान समय में अब आते हैं। वर्तमान समय में आईपीसीसी की रिपोर्ट है, देखो यहाँ पे वर्तमान समय में आईपीसीसी की रिपोर्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है पूर्व औद्योगिक काल से, यानी 1750 से लेकर के वर्तमान तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है टेम्परेचर। पूर्व औद्योगिक काल से लेकर अभी तक 2020 तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अगर ये कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो क्या होगा, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ गया तो क्या होगा। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया ना, तो बहुत सारा देश डूब जाएगा। बहुत सारा देश, ऑलरेडी अटलांटिका का बर्फ पिघल जाएगी और बहुत सारे कंट्री डूब जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडिया का डूब जाएगा, केरला वगैरह में कह सकते हो एक तरह से बहुत सारा पार्ट उसका डूब जाएगा, लक्षद्वीप डूब जाएगा। तो बहुत सारे वर्ल्ड के देश डूब जाएंगे क्योंकि अटलांटिका का बर्फ पिघल जाएगा। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, आप इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारे के सारे रिपोर्ट जो है एक संगठन ने दिया है। इस संगठन का नाम है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में दिया था और इन्होंने देशों को चेतावनी दिया था कि जिस तरह से आप कार्बन इमिशन कर रहे हो, औद्योगिक इकाइयाँ आप अपने देश में कम नहीं कर रहे हो, उसको लेकर के खतरे की घंटी बज सकती है, आप इसको रोकने का काम करें। अब देखो, अब रिटर्न होते हैं इस एडिटोरियल पे। पेरिस क्लाइमेट में क्या था ना, पेरिस क्लाइमेट में क्या हुआ था, कहा गया कि चूंकि विकसित देश जो हैं
1750 के आसपास ही ये लोग अपने देश को डेवलप कर चुके हैं, औद्योगिक इकाइयाँ उस समय से लगा रहे हैं। इसलिए जो आज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही लोग हैं। यानी आज का जो टेम्परेचर बढ़ा है उसकी जिम्मेदार कौन है? अमेरिका है, उसका जिम्मेदार ब्रिटेन है, उसका जिम्मेदार फ्रांस है, उसका जिम्मेदार इटली है। ये सारे विकसित देश हैं, उसका जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने औद्योगिक काल 1750 के आसपास में ही अपने देश में उद्योग स्थापित कर लिया था। और भारत जैसा देश जो अभी के समय में, वर्तमान समय में अपने देश में उद्योग स्थापित कर रहा, तो चूंकि आपने अपने देश में 1750 से ही कार्बन इमिशन आप बढ़ावा दे रहे हैं, और यही कारण है कि जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके जिम्मेदार आप हैं। और यही कारण है कि आपको हमें पैसा देना चाहिए ताकि हम अपने यहाँ जो है वन अधिक से अधिक लगाएं, राइट। तो इसको लेकर के बोला गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में कि $100 बिलियन प्रत्येक वर्ष जो है विकसित देश विकासशील देश को देगी, फाइन स्वरूप कह सकते हो, फाइन स्वरूप, चूंकि आपने अपने देश में ऑलरेडी इमिशन कर चुका है कार्बन और डाइऑक्साइड, आप काफ़ी हद तक अपने देश में बढ़ा चुके हैं। लेकिन वर्तमान में अभी भी इस पे लेकर के कोई क्लियरेंस नहीं है विकसित देशों का, इस पे कोई अभी तक सहमति नहीं बन पाया। विकसित देश अभी भी तैयार नहीं है कि वो अपना पेनल्टी दे सकें विकासशील देशों को, भारत जैसे देशों को। इसी को लेकर के हैं, और इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे 1972 से लेकर वर्तमान तक का जो UNFCCC का सबमिट हुआ है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक अलग से एक सेक्शन लेकर के हम वीडियो बनाएंगे, और आप उस पर देख लेना, और अपने बेसिक नोट से भी जाकर इसको पढ़ सकते हो आप। देखो, भविष्य को संवारने का सटीक समय, जल प्रदूषण को लेकर के आर्टिकल है, और जल प्रदूषण को लेकर के हमारे पास कुछ पॉइंट है, उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। 2 केस स्टडी है। पहला केस स्टडी है चेन्नई को लेकर के। चेन्नई आपको पता है कि इंडिया का एक IT हब है, बहुत डेवलप सिटी है, और वहाँ पे 2015 में जल की इतनी समस्या हुई कि ट्रेन के माध्यम से जल पहुँचाना पड़ा, पानी पहुँचाना पड़ा। इतनी पानी की समस्या हुई कि बहुत सारे कंपनी जो चेन्नई में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि आप घर पे ही बैठ के काम करें। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस आओगे तो आपको पानी की आवश्यकता होगी, और कंपनी पानी देने में सक्षम नहीं था। तो इतनी समस्या चेन्नई में पानी को लेकर के हुई। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है केस स्टडी, वो यह है कि शिमला, जहाँ पे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, उस शिमला के लोगों ने पर्यटकों को बोला कि आप हमारे राज्य में अभी ना आए, हमारे अभी शहर में आप ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पानी की समस्या है। क्लियर है? 2 केस स्टडी बताया, एक चेन्नई को लेकर के, एक शिमला को लेकर के। शिमला जिसका आधार है टूरिज्म, जहाँ टूरिज्म से लोग पैसा कमाता है, वहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट को बोला कि आप अभी हमारे यहाँ नहीं आए, चूँकि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। देखो, इसको लेकर के थोड़ा सा डाटा में डिस्कस करूँगा, उसके बाद जो है सरकार का पक्ष हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में जो है ताज़े पानी का महज 4% सोर्स है। विश्व का ताज़े पानी का महज 4% सोर्स इंडिया में है, जबकि इंडिया की आबादी लगभग 17.8% है, और अभी बढ़ के लगभग 18% हो चुकी है। तो 18% आबादी, विश्व की 18% आबादी को महज 4% जल के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। बहुत ही बड़ा ये संकट स्थिति है। पानी की समस्या को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये बहुत बिगर प्रॉब्लम है। इसी तरह से नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी हुआ, और नीति आयोग ने बोला कि 2020 से, यानी इस वर्ष से, भारत के 21 प्रमुख सिटी में, जिसमें दिल्ली जैसी सिटी शामिल है, गाजियाबाद जैसी सिटी शामिल है, तो 21 प्रमुख सिटी में ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा। आई रिपीट, नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में कहा है कि भारत के 21 प्रमुख सिटी में ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा 2020 तक, और इसको लेकर के 100 मिलियन लोग, लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। और इसके बाद सरकार जगी और इन्होंने एक परियोजना लाया। सरकार ने एक परियोजना 2019 में लाई, और परियोजना का नाम था अटल भूजल योजना। 6000 करोड़ की ये परियोजना थी, अटल भूजल योजना। और किस तरह से अटल भूजल योजना के माध्यम से ग्राउंड वाटर को बढ़ावा दिया जाए। देखो, अब देखते हैं कि सरकार आखिर इस पर कर क्या रही है। देखो, सरकार जो है, सबसे पहले सरकार ने क्या किया है कि बहुत सारे मंत्रालय जो हैं उसको मर्ज करके एक मंत्रालय बनाया। जल संसाधन,
नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को विलय करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया। तो बहुत सारे मिनिस्ट्री को कन्वर्ट करके एक मिनिस्ट्री बनाया, जल शक्ति मंत्रालय। सरकार ने तय किया कि प्रत्येक घर को 2024 तक जो है हम हर घर तक नल पहुंचाएंगे, एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। सरकार की योजना यह भी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक 50 किलोमीटर, मान लीजिए आपका ये गांव है, ये घर है सॉरी, इस घर के 50 मीटर के रेंज में आपको 70 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। 2018 में स्वजल योजना सरकार लाई थी, राइट। सरकार क्या लाई थी? स्वजल योजना। और इसका उद्देश्य था कि 28 राज्यों के 170 जिले तक विस्तारित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय औसत से 44% की तुलना में 25% सप्लाइड जल पूर्ति करने वाले आवास हैं, राइट। तो ग्रामीण आवास को बढ़ाने के लिए, पाइपलाइन को बढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया था, स्वजल योजना। और उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया जो लाया था अटल भूजल योजना लाया था, 6000 करोड़ की योजना लाई गई थी। ये क्यों लाया गया था? चूँकि नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 में रिपोर्ट आया था नीति आयोग का, और उसके बाद सरकार ने 19 में लाया, ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए ये रिपोर्ट लाई, ये योजना लाई थी। तो इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट हमने दिया, लेकिन इसको जाकर के सीरियसली आप देख लेना। कुछ डाटा हमने दिया, उस डाटा को भी आप कोट एंड कोट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। देखो, सुरक्षा परिषद में भारत हमने कल भी डिस्कस किया, आज भी डिस्कस कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत का जाने का निहितार्थ क्या है? कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। लेखक ने दोनों ही पॉइंट को डिस्कस किया है। 2-3 पॉजिटिव पॉइंट है, बस एक नेगेटिव पॉइंट है, तो डिस्कस करते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, याद रखना 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उसमें कौन है? यूएस, यूके, यूएसएसआर यानी रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 देश हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। अस्थायी सदस्य भारत जो है बन रहा है 2021 और 22 के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए भारत इसका अस्थायी सदस्य बनेगा, 21-22 के लिए, ठीक है। 1950-51 में भी भारत इससे पहले अस्थायी सदस्य रहा है, और 2011-12 में भी भारत अस्थायी सदस्य रहा है। अंतिम बार जो है भारत 2011-12 में रहा है, और 90, 50 और 51 में जो है इससे पहले अस्थायी सदस्य भारत रहा है, राइट। टोटल 7 बार जो है इससे पहले भारत अस्थायी सदस्य रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इंडिया इससे पहले G7 के मीटिंग में पार्ट लेगा। G7 का मीटिंग सितंबर 2020 में प्रस्तावित है, इसमें भाग लेगा। दूसरा है कि बहुत सारा देश अभी कोरोना को लेकर के, जिस तरह से हमने 80 से अधिक देशों को हमने सामान भेजा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई भेजा है, उसको लेकर के बहुत सारे देश इंडिया का समर्थन करते हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। और कल हमने देखा मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका समर्थन किया। उसके बाद आज जो है हम जीडीपी में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जीडीपी पीपीपी, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है 2019 में, याद रखना। जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में हम 3रा नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में। जीडीपी में 5वां और जीडीपी की परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में हम 3रा नंबर में आते हैं वर्ल्ड में, राइट। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि चूँकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, और ये 15 मेंबर में एक चीन भी एक सदस्य है जो अस्थायी सदस्य है, इसलिए हम चीन के खिलाफ कोई मीटिंग आयोजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हम मीटिंग आयोजित कर सकते हैं, याद रखना, राइट। देखो, गांव से चले उद्योग जगत CII के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी आज बिजनेस स्पेस पे हमारे पास कोई खास न्यूज़ नहीं है। पीपीई किट को लेकर के याद रखना कि पीपीई किट को बनाने में इंडिया वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आ चुकी है, और भारत सरकार डिसाइड करने वाली है, मन बना रही है कि इसका किस तरह से निर्यात किया जाए। बहुत सारे देश, अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारे देश को अभी डिमांड है पीपीई किट को लेकर के, और इंडिया इज 2nd लार्जेस्ट
मैन्युफैक्चर ऑफ पीपी किट। सो इंडिया विलिंग है, इंडिया देना चाहता है इन लोगों को और डिसाइड होने वाला है। देखो ये जो न्यूज़ और ये न्यूज़ यहाँ पे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी न्यूज़ है। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में। जो जॉर्ज फ्लॉयड होते हैं ब्लैक लोग होते हैं, काले व्यक्ति होते हैं, और इसको लेकर के अमेरिका में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, ये कंडीशन बहुत भयावह कंडीशन है। लेकिन ये याद रखना, चाइना में लोगों को इस तरह से आंदोलन करने की आज़ादी नहीं है। चाइना में लोग इस तरह से आंदोलन नहीं कर सकते हैं। चाइना में हर एक चीज़ पे सरकार का कंट्रोल है। मीडिया सरकार की बुराई नहीं कर सकती है, लोग सरकार की बुराई नहीं कर सकती। अगर करेंगे तो उसे मारा भी जा सकता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। चलो एक छोटा सा अब यहाँ पे डिस्कस करना है आज का। देखो 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ था, एक समारोह हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद 1974 से 1974 से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व एनवायरनमेंट दिवस मनाया जाता है। चूँकि ये जो मीटिंग हुआ था ये 5 जून को हुआ था, 5 जून से स्टार्ट हुआ था। 5 जून 1972 को जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के याद में मनाया जाता है 5 जून 1974 से मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है जैव विविधता उत्सव। इस बार का थीम है बायोडाइवर्सिटी उत्सव, राइट। और इस बार आयोजन हो रहा है कोलंबिया में, ये भी याद रखना, वन डे एग्जाम में पूछ देगा। और इस बार कोलंबिया में आयोजन हो रहा है और जर्मनी इसका साझेदार है, जर्मनी इसका सहयोगी है, राइट। तो ये जो है ये पेज एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह, उसके बारे में भी दिया हुआ, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए आज हमारे पास इतना ही था डिस्कशन के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। अच्छा एक क्वेश्चन बच गया, जो हमने जो क्वेश्चन दिया था उसका भी डिस्कस हम कर देते हैं। देखो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसकी स्थापना वायु प्रदूषण एक्ट के माध्यम से किया गया है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया, बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना जो की गई है वो स्थापना हुआ था द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा, और 74 में ही इसकी स्थापना हुई। 1974 में सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई और वाटर पॉल्यूशन एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। क्लियर है? तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।